हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एनालिसिस एजुपथ में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज की वीडियो है दोस्तों जो एसएससी जीडी के जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो नई भर्ती आ रखी है 2023-24 और इसमें लगभग 75,000 के समथिंग पद बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसी के मॉक टेस्ट का हम आज की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में हो गया है फाइनल। मेरे 138 मार्क्स थे 160 में से। और अब दोस्तों आपको पता है कि इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं जो कि 160 नंबर के हैं। वहीं पर मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के हैं। अब दोस्तों मैथ में आप ये समझिए कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सारे क्वेश्चन आप 20 में से 20 करने की सोचिए मैथ में जाके दोस्तों, तब जाके आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। और मेरा भी स्कोर 20 में से 20 था इस बार। और मैंने इससे पहले और एग्जामों में भी दोस्तों बटे में से बटे स्कोर किया है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको वो सब तरीके बताऊंगा इसमें जो हमें सिलेक्शन के लिए अपनाने चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इसी प्रकार का सॉल्यूशन आपको लाता रहता हूं, तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। तो दोस्तों आज के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत है जिसकी भुजा 39 सेंटीमीटर दी हुई है। यानी कि कोई आयत की आकृति है दोस्तों, उसकी एक भुजा दी हुई है 39 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण इसमें बताया गया है 89 मीटर। उसकी एक भुजा है 39 मीटर और उसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप ये ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों, तो आप यहाँ से दूसरी भुजा भी निकाल सकते हैं। एक बार के लिए इसको x मान लो। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी फ्रेंड्स, कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 39 स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि 89 का स्क्वायर। अब जब यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये निकल रहा है कि 89 का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 39 का स्क्वायर। अब या तो आप इनका स्क्वायर करके घटा लो, लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों। ये जो फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो चलिए एक्स स्क्वायर के बराबर में फिर क्या लेते हैं, एक बार इनको जोड़ लो और एक बार घटा लो। जब एक बार इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है दोस्तों 128, और यानी कि ए प्लस बी हो गया 128 और ए माइनस बी क्या हो गया, गुणा ए माइनस बी हो गया दोस्तों, इनको घटाने पर 50। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आई दोस्तों, इनका गुणा करेंगे एक बार के लिए और ये आ रहा है दोस्तों 6400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब 6400 है, तो आपको पता है कि 6400 किसका वर्ग है, 80 का वर्ग है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 80। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 80 आ गई, यानी कि आयत की दूसरी भुजा हमारे सामने 80 आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 80 गुणा 39 हो जाएगा। और जब 39 गुणा 80 करेंगे तो यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों 0 8 9 72। यानी कि अब आगे और ज़्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं दोस्तों। ऑप्शन देखिए 20 लास्ट में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दोस्तों, जो कि डिविजिबिलिटी रूल से है। और इसमें बताया गया है एक संख्या है, इसको 11 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन इसमें ये स्टार का मतलब बताना है दोस्तों। ये संख्या है हमारे सामने दोस्तों 6 3 4 7 और ये स्टार है, और ये 2 है, ये 5 है, ये 11 से विभाज्य है दोस्तों। और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, एक को छोड़ के एक जोड़ना होता है और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो यानी कि इन सबको जोड़ने पर 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 15 प्लस और एक ये स्टार आ रहा है बीच में। अब इनका अंतर 3 और 7 10 और 2 12। ये या तो 0 होना चाहिए दोस्तों या कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर कुछ भी रख लो स्टार की जगह पर, अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे कोई, तो 0 तो आएगा नहीं दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं दोस्तों, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 11 ही आ जाएगा। यानी कि स्टार का मतलब हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 8 ले सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3.6 और 1.8 और पॉइंट 144 का एलसीएम बताना है दोस्तों। जब इसका एलसीएम बताना है दोस्तों, तो एक बार के लिए पॉइंट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सभी संख्याओं का 1000 से गुणा कर सकते हैं। और 1000 से जब गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये संख्या बन जाएगी हमारे पास 36।
ये बन जाएगी 18 और ये 144। सॉरी दोस्तों, ये 3600 होगी 1000 से गुणा करने पर, आप लोग करके देखना अच्छे से। और ये 1800 होगा, तो इसका एलसीएम निकल करके आएगा 3600। जब हम 1000 से इसमें भाग देंगे तो इसका एलसीएम आ रहा है दोस्तों 3.6, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। या फिर दोस्तों ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग 3.6 में, 3.6 में तो 3.6 का जाएगा ही दोस्तों, 1.8 का भी जाएगा, और 144 का देके देखिएगा भाग तो वो भी चला जाएगा। यानी कि लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यही होता है कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो इसे डायरेक्ट आप 3.6 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे आप पूर्ण संख्या बना लेते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों, दिया हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के लिए साधारण ब्याज से 55 रुपये कम है। यानी कि इनका जो ब्याज है वो 55 रुपये का अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो दोस्तों एक बार के लिए मूलधन 100 रुपये मान लो, और 100 रुपये पर जब 10% निकालेंगे दोस्तों तो 10, एक साल का ब्याज 10 आएगा, और 3.5 का निकालेंगे तो 3.5 से गुणा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ रहा है दोस्तों पहली बार ब्याज के रूप में आ रहा है 35 रुपये, अगर हम 100 रुपये मूलधन मानते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 9% ब्याज और 100 रुपये हम मूलधन मानते हैं, तो एक वर्ष का 9 रुपये हो गया, और 4.5 वर्ष का यानी कि 4.5 से गुणा हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों 40.5। तो अब यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स वो कितने का आ रहा है, ये देखिए आप लोग, ये आ रहा है दोस्तों 5.5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हमने मूलधन 100 माना तो डिफरेंस आ रहा है ब्याज में 5.5 रुपये का, लेकिन एक्चुअलिटी में क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 55 रुपये का आ रहा है। तो अब दोस्तों 55 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 रुपये, 5.5 रुपये की वैल्यू 55 है, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55/5.5। लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्तों, धनराशि बतानी है, यानी कि मूलधन बताना है। तो मूलधन क्या माना था हमने, 100 रुपये माना था, तो 100 से गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और लग जाएगी, 55 से 55, और ये मूलधन कितना निकल करके आ गया दोस्तों हमारे सामने 1000 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड्स कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, ठीक है। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर बेच दिया और शेष आमों को 10% लाभ पर बेच दिया, और टोटल लाभ 13% का हो रहा है। दोस्तों जब भी ऐसी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो आपको इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन लगाना है, यानी कि कुछ आम बेचे उसने 20% लाभ पर और कुछ बेचे 10% के लाभ पर, और टोटल जो आम है वो बेचे 13% के लाभ पर। तो अब ये क्या कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे, यानी कि जब मिक्सर एंड एलिगेशन लग जाएगा यहाँ से क्रॉस घट जाते हैं दोस्तों। ये आ रहा है इनका अंतर 3% और इनका आ रहा है दोस्तों 7%, यानी कि इसका अनुपात आ रहा है 3:7। तो अब ये कह रहा है कि 20% लाभ पर कितने आम उसने बेचे। तो 20% लाभ पर यानी कि टोटल आम कितने थे 200, और इनका अनुपात का टोटल आ रहा है 10, यानी कि 200/10, और इसका अनुपात कितना आ रहा है, जो 20% लाभ पर बेचे उसका अनुपात आ रहा है 3, तो उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये निकल करके आ रहा है कि 60 दर्जन आंसर आ रहा है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए है और बी है, वो क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं एक टंकी को, ठीक है। यानी कि 15 घंटे में खाली कर रहा है ए और 18 घंटे में बी खाली कर रहा है दोस्तों। सी अकेले उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अब दोस्तों ये खाली कर रहे हैं तो इनके आगे माइनस का निशान लगा देना एक बार, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। अब हम टोटल निकालने के लिए इन सबका एलसीएम लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है 90 आ रहा है। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे दोस्तों, तो इसकी आ रही है 15 की 90, 18 90, और ये 15 आ रही है दोस्तों। अब ये माइनस लगा रहेगा अगर ये खाली कर रहे हैं तो। अब दोस्तों इसने पूछा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा। यानी कि टंकी कितनी की है, 90 लीटर की है, तो 2/3 भाग यानी कि 90 × 2/3, जो कि कितना निकल करके आ रहा है 60 लीटर। तो अब उसको तीनों को अगर खोल दें, अब दोस्तों ये तो खाली करेंगे 6 और 5 यानी कि 11 खाली करेंगे एक बार में, और 15 भरेगा। तो यानी कि टोटल जब तीनों नलों को खोल देंगे तो उसमें पानी कितना जा रहा है, 4 लीटर जा रहा है। तो 60 लीटर की टंकी को उस हिसाब से कितने टाइम में भर देगा, तो 15 घंटे में भर देगा दोस्तों, 4 से भाग लगाएंगे तो। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में आपको बार बार बताता हूं दोस्तों कि वर्डमास का नियम आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं एक बार। 6 माइनस बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक। अब दोस्तों देखिए इस पे सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना है, जो कि यहाँ से निकल करके आ रहा है दोस्तों। अब जब इसको गुणा बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 20/12 10/6 यानी कि 5/3 आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब निकल करके।
इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ रहा है, फिर प्लस है आगे चल के 48/56, यानी कि यहाँ से दोस्तों 6/7 आ रहा है। तो 6/7 और 6/7 ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे आपस में दोस्तों, यहाँ पर 0 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब दोस्तों ये ऑफ लगा हुआ है तो आगे यही सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब गुणा होता है 6/10, 5 से ये 2 बार और 3 से ये 2 बार और 2 से ये 2, यानी कि यहाँ से 1 निकल करके आया तो पूरा। अब इसका मतलब हो गया 6 माइनस ये कोष्टक है दोस्तों, इस पूरी की पूरी टर्म का यहाँ तक मतलब हो गया 1 और -7। अब देखिए दोस्तों कि 6 माइनस 1 -7, अब ये अंदर क्या बच गया दोस्तों, 1 प्लस का और 7 माइनस का है तो -6 बच गया। 6 माइनस -7, अब ये माइनस माइनस दोस्तों गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 = 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना एक बार, ये एकदम बेसिक से करना है आपको क्वेश्चन की। 50 और 7 के बीच सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाज्य है, यानी कि इसके बीच जो संख्या है वो 6 के विभाज्य है। आपको कुछ नहीं करना, 6 का पहाड़ा बोलना है। 6 कम चाहिए तो इससे नीचे रह गया, नहीं लेना। 6 दूनी 12 लेना है, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30, 6 नग 36, 42, 6 8 48, यहीं तक लेना है बस। 6 नम 54 ज़्यादा हो जाएगा 50 से। अब दोस्तों जब इनका डिफरेंस बीच में आ रहा है तो इनका औसत निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ के निकाल सकते हैं आराम से। फर्स्ट और लास्ट जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ रहा है और 2 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों 30 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया 50 और 7 के बीच जो संख्याएं जो उसकी 6 का मल्टीपल है उनका औसत कितना आ गया, 30 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात और कही है कि 10 और 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत के बीच अंतर। अब दोस्तों साथ ही साथ 10 और 45 के बीच उन संख्याओं का औसत भी हमें निकालना होगा, लेकिन वो संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य होंगी दोस्तों। तो इसके बीच पहले तो अभाज्य संख्याओं का गुणना होगा। 10 से आगे 11 अभाज्य होती है, उससे आगे 13 और फिर 17, 17 के बाद 19, 23, 29 और इसके बाद में संख्या होती है दोस्तों अभाज्य 31 और 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, फिर 43 और फिर 47 दोस्तों। 47 हमें नहीं लेनी क्योंकि 45 से पहले पहले की संख्या लेनी है। अब दोस्तों इन सबको हम ऐड करेंगे एक बार के लिए और ये संख्याएं कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 और 4 10 संख्याएं टोटल हो रही हैं दोस्तों। इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आ रहा है यहाँ से निकल करके 26, यानी कि 264 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे, आप लोग ध्यान से इनको ऐड करना। और 10 संख्याएं हो रही टोटल तो 10 से भाग लग जाएगा, यानी कि इनका औसत आ रहा है दोस्तों 26.4 और इनका औसत आ रहा है 30। और हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों। तो इनमें अंतर कितना आ रहा है, अब देखिए आप लोग यहाँ से कि 26.4, यानी कि इनमें अंतर आ रहा है दोस्तों 30 में से 26.4 घटाएंगे तो ये अंतर आ रहा है दोस्तों 3.6 और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए। यानी कि एक पुरुष है और एक महिला है और साथ में एक लड़का है। अब ये क्रम से काम को ये 3 दिन में कर सकता है, ये 4 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में पूरा कर सकता है फ्रेंड्स। और टोटल काम निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा जो कि 12 आ रहा है, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो इससे डिवाइड करना होगा, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। अब दोस्तों इसने एक लाइन कही है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप ठीक से नहीं सोच पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको कि उसी काम को, यानी कि इस टोटल 12 काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को, एक पुरुष और एक महिला, यानी कि महिला एक ही लेनी है और एक पुरुष लेना है। तो एक महिला और एक पुरुष एक दिन में 4 काम कर रहा है और एक महिला एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में पुरुष और महिला कितने काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। अब दोस्तों इसने एक बात कही है कि काम एक ही दिन में खत्म करना है, यानी कि एक दिन में पूरा काम करने के लिए कितने लड़कों को इनके साथ अब लगाना होगा दोस्तों। जब 7 काम ये कर दे रहे हैं एक दिन में तो लड़कों की संख्या कितनी है, इनकी एफिशिएंसी 1 है। एक दिन में 1 काम कर रहा है दोस्तों, तो एक लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 5 काम और करवाना है हमको, तो यानी कि 5 लड़के और चाहिए दोस्तों, तब जाके इसका आंसर आएगा 7 और 5 12। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि कितने लड़कों को उनकी सहायता के लिए लगाना चाहिए, तो 5 लड़कों को उनकी सहायता के लिए लगाना चाहिए, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ध्यान से देखना इसको एक बार। ये क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी दोस्तों ये रेलगाड़ी के और टाइम एंड स्पीड के सवाल काफ़ी अच्छे आते हैं जो कि हमें फंसाते हैं। अब दोस्तों इनको हमें ध्यान से पढ़ना होगा, ये चैप्टर तो आपको क्लियर ही कर लेना है दोस्तों एसएससी के मतलब से।
तो एक रेलगाड़ी जिसकी औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी दूरी को 200 मिनट में तय कर रही है, यानी कि टाइम आ रहा है हमारे पास 200 मिनट, और स्पीड कितनी है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा 200 मिनट में तय कर रही है। यात्रा समय को कम कर, यानी कि 90 मिनट में हमें तय करनी है यही दूरी। पहले 200 मिनट में तय कर रही है, अब 90 मिनट में तय कर रही है दोस्तों। तो ये टाइम का रेशियो निकल करके आ जाएगा इससे, यानी कि 0 से 0 टाइम का रेशियो आ गया दोस्तों 20:9। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो टाइम का रेशियो होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर दूरी वही रहती है, तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों स्पीड का रेशियो। यानी कि यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या हो गया 9:20, ठीक है। जबकि यहाँ पर स्पीड क्या दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना है इसका 6 गुना है। तो यहाँ की अब हमें स्पीड निकालनी है तो गुणा 6 हो जाएगा इससे भी, यानी कि इसकी स्पीड आ रही है दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोस्तों उस दूरी को 90 मिनट में वो तय कर जाएगी। तो यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 9 और 16 और 4 और 9 के मध्य समानुपात का अंतर क्या होगा। अब दोस्तों माध्य समानुपात निकालते हैं, तो माध्य समानुपात निकालने का मतलब है कि यानी कि इन दोनों का गुणा करके इनका रूट निकाल दो, और इन दोनों का गुणा करके इनका रूट निकाल दो। इनके बीच अंतर पूछा है दोस्तों, तो इनका रूट आ रहा है 3 चौका 12 और इनका रूट आ रहा है 2 तिया 9 दोस्तों, सॉरी 2 तिया 6 आ रहा है दोस्तों, 2 तिया 6। अब इनका अंतर पूछा है हमसे माध्य समानुपात, इनका माध्य समानुपात 12 है और इसका 6 है, तो इनका अंतर पूछा है दोस्तों। तो ये 6 निकल करके आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ही इजी क्वेश्चन था अगर आपको माध्य समानुपात निकालने का मतलब पता है तो 6 जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए इसको, ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है दोस्तों। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि अगर बी की आय 5 है तो ये इससे 40% अधिक है, तो ये 7 हो जाएगी दोस्तों। अब फिर सी की और बात कही गई है इसमें कि सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। तो ए और बी की कुल आय कितनी हो गई दोस्तों 7 5 12, तो 12 से 30% कम है, यानी कि 12 का 70% है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई वस्तु 30% कम हो जाती है तो 70% रह जाती है, तो 12 से 30% कम है, तो यानी कि 12 का 70% है वो, ठीक है। तो इसका मतलब आ रहा है दोस्तों यहाँ से निकल करके 42/5। अब जब हमें ये एक ही लाइन में लाना है, बटे में नहीं रखना, तो 5 से इधर गुणा कर दो, तीनों में 5 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 35, ये हो गया 25 और ये हो गया 42। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये ए की आय है, ये सी की आय है, कितना कम है दोस्तों 7 कम है। किससे कम है 42 से कम है। तो यहाँ से निकल करके आ रहा है परसेंट वैल्यू निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसको और आगे काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा, और 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। यानी कि इसको अगर और सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो ये 50/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इसको, कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और लास्ट में पूछा है दोस्तों इसमें तो ट्रैक की औसत चाल कितनी है। औसत चाल का सूत्र होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसने टुकड़ों में दूरी तय करी है, पहले 140 किलोमीटर की, फिर 20 की, फिर 30 की, तो टोटल दूरी हो रही है दोस्तों 190 किलोमीटर। अब दोस्तों कुल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस चाल से इस दूरी को चल रहा है, तो 140/35 करेंगे दोस्तों। 140/35 यानी कि ये दूरी है, इस चाल से चल रहा है, तो ये निकल करके आ रहा है यहाँ से 4, और प्लस ये निकल करके आ रहा है यहाँ से, अगर 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय कर रहा है, यानी कि यहाँ से समय निकल करके आ रहा है 1/2, और 30 किलोमीटर की दूरी 60 में तय कर रहा है, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है दोस्तों। तो और ये आ रहा है 4, इसका मतलब पूरे का 4 आ रहा है। तो अब जब इनको जोड़ेंगे 4 और आधे को, यानी कि 1/2 और 1/2 1 हो गया, और 4 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि आगे चल के ये हो रहा है 190/5। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 38 औसत चाल आ रही है इसकी 38 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप लोगों को दोस्तों ऐसे ही स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन गलती भी ना हो इस चीज़ का भी ध्यान करना होगा, तब जाके आपसे टाइम की मतलब दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये भी टाइम और स्पीड से है। तो ये दिया हुआ है दोस्तों, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना आरंभ करती है
और वो प्रत्येक 2 घंटे पर, अब दोस्तों ये एकदम बेसिक से करना है आपको, प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यानी कि अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने चलना प्रारंभ करा तो वो 2 घंटे तो इसी चाल से चली, यानी कि 2 घंटे में उसने कितनी दूरी कवर कर ली, 2 घंटे में उसने दूरी कवर कर ली 160 किलोमीटर, जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर कर रही है। फिर अगले 2 घंटे में दोस्तों उसने अपनी चाल बढ़ा ली, कितनी कर ली, 8 बढ़ा रही है तो 88 कर ली उसने। तो अगले 2 घंटे में उसने दूरी तय करी 176 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको एक बार के लिए यहाँ पर जोड़ लो, यानी कि 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली उसने, 6, यानी कि 336 किलोमीटर दूरी तय कर ली, और टोटल दूरी कितनी है, 432 है। तो अब दोस्तों कितनी दूरी रह रही है, 96 किलोमीटर दूरी बची हुई है अभी, 96 किलोमीटर दूरी और तय करनी है उसको। अब दोस्तों जब 88 में वो अगले 2 घंटे के लिए 8 स्पीड और बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 96। और अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि उसको 96 किलोमीटर दूरी तय करनी है और उसकी स्पीड हो गई 96 किलोमीटर पर घंटे, जो कि अगले 2 घंटे के लिए है। अब दोस्तों उसे अगले 2 घंटे चलना ही नहीं, एक ही घंटे में 96 किलोमीटर पूरी हो जाएगी, तो 1 घंटा उसको और लग जाएगा, यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है 432 को कवर करने में, 5 घंटा लग जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों जो कि मेंसुरेशन से दिया हुआ है। अब इसमें कहा है कि एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों शंकु की आकृति आपको पता है इस प्रकार की होती है, यानी कि नीचे आधार में क्या वृत्त बना होता है। अब उसी क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 616 बटे 22/7, अब बटे 7 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 56 गुणा 7 बटे 2, यानी कि 28 गुणा 7। तो यहाँ से ये निकल कर के आ रहा है दोस्तों 28 गुणा 7। अब जब इसको एक बार और ऐसे तोड़ सकते हैं, हम गुणा करेंगे और फिर वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा पड़ेगा। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं एक बार 28 को 4 गुणा 7, और गुणा 7 है ही आगे से। अब दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालेंगे यानी कि आर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये डबल 7 है तो एक बार 7 आ जाएगा, और ये 4 है तो इसका मतलब 2 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों 14 सेंटीमीटर हमारे पास, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ गई। और ऊंचाई दोस्तों क्वेश्चन में पहले से दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों कि शंकु का आयतन कितना होगा। तो अब एक बार के लिए यहाँ पर आप इधर देखिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1/3 गुणा पाई का मतलब होता है 22/7, आर यहाँ पर 14 दी हुई है तो आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, और एच यहाँ पर दी हुई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो करिए 3 से इसको 5 बार कट जाएगा और 7 से ये 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये 2 पंजे 10 हो रहा है, 140 गुणा 22, ये 0 हो जाएगा, 14 दूना 28। अब दोस्तों ऑप्शन को देख लीजिए एक बार आप, इधर ऑप्शन को देखिए, यानी कि 80 आ रहा है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, बाकी इतनी देर में पूरा गुणा भी कर सकते हैं। तो 80 किस में आ रहा है, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, लेकिन हमको टाइम बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स हमारे सामने, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी एक चोर को देखता है 200 मीटर की दूरी पर, और उसका पीछा करना शुरू करता है। तो यानी कि जब 200 मीटर की दूरी पर देखेगा दोस्तों, तब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना स्टार्ट करेगा, यानी कि तब चोर भी भागने लग जाएगा और पुलिसकर्मी भी। तो यानी कि उनके बीच जो गैप है वो कितने का हो गया, 200 मीटर का, ये कवर करना है। आगे कह रहा है कि पुलिसकर्मी किस चाल से भागता है, 9 की स्पीड से, 9 किलोमीटर पर घंटा, और चोर किससे भागता है, 7 किलोमीटर पर घंटा। अब दोस्तों जब चोर के पीछे पुलिस भागेगा तो यानी कि एक ही दिशा में भाग रहे हैं, जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो समांतर चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चालें आपस में घट जाएंगी, घटेंगी तो कितनी आ रही समांतर चाल, 2 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी कितनी कवर करनी है दोस्तों, 200 मीटर। तो यही तो पूछा है कि पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, यानी कि इस गैप को जब पूरा कर लेगा तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो 200 मीटर की दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो अब दोस्तों इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे इस दूरी को, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, जो कि कितनी आ रही है 5/9 आ रही है निकल करके। तो बटे 5/9, जब बटे के नीचे बटे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास टाइम निकल करके आ जाएगा। तो 5 से अब इसको काटेंगे 40 बार, और 9 चौको 36, यानी कि 360 सेकंड बाद उसको पकड़ लेगा चोर को पकड़ लेगा पुलिसकर्मी। तो इसमें पूछा है कि कितने मिनट बाद पकड़ लेगा,
कितने समय बाद पकड़ लेगा, जो कि मिनटों में बताना है दोस्तों। जब 360 सेकंड बाद पकड़ रहा है तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, जो कि 6 मिनट निकल करके आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों आज के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मैथ के इजी थे, अगर आप एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो, यानी कि 17-18 क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में करने लायक थे आराम से, अगर आप सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो। और बाकी आप 20 में से 20 अगर इसमें से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, ईजी सा क्वेश्चन है एकदम, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब जब दोस्तों टाइम का प्रेशर होता है तो क्वेश्चन तो हमारे सामने ईजी होता है, लेकिन वहाँ पर ईजी क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगता है जब टाइम का प्रेशर होता है तब। तो आराम से करना है आपको भी सॉल्व एग्जाम में। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतने इतने हैं, यानी कि विक्रय मूल्य उसने बताया है कितना 1333 रुपया, और क्रय मूल्य कितना बताया है 2150 रुपया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि हानि हुई है, लेकिन इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो पहले तो ये देखो कि हानि कितने की हुई है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाएगा हानि देखने के लिए। घटाते हैं एक बार, 7 1 यानी कि 917 रुपये की हानि हुई है। हानि किस पर हुई है दोस्तों, हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना 2150 है, यानी कि ये हुई है 2150 पर दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंट वैल्यू पूछी है, तो परसेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये 0 से 0 कट जाएगी एक बार के लिए, और 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं, 5 को 20, 5 दिया 15। तो यानी कि ये आ रहा है दोस्तों 1834, और 1834 से 43 को भाग देना है, और जब 43 को भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ से आ रहा है 38% निकल करके आ रहा है आंसर, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है दोस्तों कि एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है और उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन हो कि छूट देकर लाभ प्राप्त कर रहा है, तो एक, अब जब भी दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर छूट दे करके और फिर लाभ प्राप्त कर रहा है, तो सीधी सी बात है दोस्तों कि सीपी और एमपी का रेशियो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। सीपी का रेशियो होता है 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी का रेशियो होता है दोस्तों, यहाँ पर सीपी का मतलब है क्रय मूल्य और एमपी का मतलब है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो इसका रेशियो होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये रेशियो होता है इनका। अब जब दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है, वो 13% का दे रहा है, तो ये 87 निकल करके आ जाएगा यहाँ से, और लाभ कितने का हो रहा है 20 का, तो यानी कि ये 100 प्लस 20 120 निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों इसको और अगर आगे काटते हैं 3 से, तो ये 29 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों उसने आगे एक बात कही है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए, क्रय मूल्य क्या है हमारे सामने 29 है, तो इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए। 29 का 10% कितना होता है, एक अंक छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, 2.9 होता है। तो अब इसको जब आगे देखेंगे तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 31.9 और अंकित मूल्य कितना है 40 है। तो अब दोस्तों इसने कहा है कि अब उसने उतना ही लाभ पाने के लिए उतना ही लाभ प्रतिशत अर्जित किया जा सके तो कितनी छूट उस पर देनी होगी दोस्तों, यानी कि 31.9 पर 20% का लाभ भी अर्जित करना है। तो 31.9 पर अगर 20% हम निकालेंगे दोस्तों, यानी कि 120%, यानी 6/5। तो अब दोस्तों इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे ध्यान में रख के, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बस, बाकी क्वेश्चन ईजी है। तो अब ऐसी कैलकुलेशन आपके सामने आ रही है दोस्तों। तो चलिए एक बार इसको गुणा कर लेते हैं पूरा। 6 9 54, 6 एकम 6 और 5 11, 6 3 18 और 19, यानी कि 191.4/5 आ रहा है दोस्तों। और अब जब भी बटे में 5 आता है दोस्तों, तो इसे सिंपल बनाने के लिए ऊपर भी गुणा की 2 कर दो, नीचे भी गुणा 2 कर दो, यानी कि यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और इसका ये डबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। 2 चौको 8, 2 एकम 2 9 18 और 3, यानी कि ये आ रहा है। अब दोस्तों जब पॉइंट एक अंक छोड़ के पॉइंट है पहले से और बटे में 10 लगा हुआ है, तो एक अंक छोड़ के और लग जाएगा, यानी कि ये टोटल आ रहा है 38.28। अब दोस्तों अगर वो लाभ प्राप्त कर रहा है 20% का, तो अब उस वस्तु को बेच रहा है वो 38.28 की। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी वाली है, मतलब छोटे छोटे शब्दों की है पॉइंटों में, तो इसको आप ध्यान से करना। तो जब 38.28 में उसको बेच रहा है और मार्क प्राइस कितना है 40 का है,
तो अब दोस्तों वो कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, तो आप यहाँ से देखिए ये छूट दे रहा है दोस्तों 1.72 की, कितने पर, 40 पर छूट दे रहा है। तो अब इसकी परसेंट वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। परसेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो ये दोनों जीरो कट जाएंगी दोस्तों। इसको आगे काटेंगे तो 86/20 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 43/10, यानी कि 4.3% की दोस्तों छूट उसने दी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से एक बार कि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन इतना होता है, तो चौथे वर्ष के बाद में राशि क्या होगी। अब दोस्तों देखिए इसको 3 वर्षों के लिए 12% दर है, तो 12% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों, 3/25। तो यानी कि 3 बार कितनी हो रही है, 25 से 28 हो रही है, कोई भी वैल्यू 25 से 28, फिर 25 से 28 और फिर 25 से 28। अब दोस्तों इसका मतलब दिया हुआ है, इनको गुणा करने पर यानी कि मिश्र धन आ रहा है और ये मूलधन होगा दोस्तों, तो मिश्र धन की वैल्यू दी हुई है 12,000। अब दोस्तों इसने एक बात और कही है कि चौथे वर्ष के बाद में राशि क्या होगी, तो यानी कि चौथे वर्ष भी दोस्तों 25 से 28 ही होगा। अब जब इस कैलकुलेशन को करेंगे दोस्तों तो काफ़ी टफ पड़ जाती है यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और ज़रूरी नहीं कि सही हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक कंसेप्ट काम कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए कि ये इसके मल्टीपल में होगी जरूर, मिश्र धन 28 के मल्टीपल में होगी जरूर, और 28 किसका मल्टीपल है, 7 × 4। तो अब दोस्तों यानी कि 7 से भी वो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी और 4 से भी वो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी। तो ऐसी कोई संख्या देखते हैं, तो दो ऑप्शन तो दोस्तों देखते ही कट जा रहे हैं कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही। 4 से डिवाइड होने का मतलब है किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक उससे डिवाइड हो जाएं। तो देखिए लास्ट में 30 है, ये नहीं हो रहा, इधर 50 है, ये नहीं हो रहा, तो लास्ट में इनमें 40 मिल रहा है दोस्तों दो ऑप्शन में, यानी कि हमें 7 से डिविजिबल भी चेक करना होगा। तो अब दोस्तों इस संख्या को 7 से भाग देते हैं, देखिए 15,440 को, तो ये तो नहीं हो रहा दोस्तों 7 से डिवाइड, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, आप लोग भाग देके देखना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आप लोग ऐसे तरीके अगर किसी क्वेश्चन में लगाएंगे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इन पे तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली आपको कि कहाँ पर कौन सा तरीका लगाना है। तो अब देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया और हमारा आंसर भी आ गया। अब इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अगर आप दोस्तों एक दो क्वेश्चन में भी अगर आप ऐसी अप्रोच लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग बहुत आगे हैं उन सब से जो आपके साथ में एग्जाम देने के लिए बैठे हैं स्टूडेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, जो कि आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि एक संख्या में अगर 30% की कमी कर दी जाए, फिर 30 की वृद्धि कर दी जाए, फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो संख्या में टोटल शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो दोस्तों जब भी वृद्धि या कमी की बात हो तो अभी मैंने आपको एक फंडा बताया कि 25 से कोई संख्या 28 हो रही है, तो ऐसे ही यहाँ पर देख लो कि 30% की फ्रैक्शन क्या हो रही है, 3/10, तो यानी कि कमी हो रही है, 10 पर 3 की कमी हो रही है, तो 10 से कोई वैल्यू कितनी हो रही है, 7 हो रही है। फिर 30% की वृद्धि, यानी कि 10 पर 3 की वृद्धि, तो 10 से 13 हो रही है वो। और फिर दोस्तों 10% की कमी हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 पर 1 की कमी हो रही है, तो 10 से कोई संख्या 9 हो रही है। अब दोस्तों इनका गुणा कर देना है आपस में, इनका गुणा करेंगे तो 1000 आ रहा है, और इनका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 13 7 1 में गुणा 9 करेंगे तो 9 1 9, 9 9 81, यानी कि कोई संख्या 1000 से कितनी हो गई, कोई वैल्यू 809 हो गई, 819 हो गई दोस्तों। तो कितने प्रतिशत की, अब दोस्तों ये तो पता चल रहा है कि वृद्धि तो नहीं हुई, कमी हुई है, 1000 से 819 हो गई, तो कितने की कमी हुई है, यानी कि इसमें कमी हुई है दोस्तों 181 की। और किस पर हुई है, 1000 पर हुई है। तो यही तो पूछा है हमसे कि कितने परसेंट की हुई है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 18.1% की कमी हुई है दोस्तों। तो उसने निकटतम पूर्णांक पूछा है, जो कि 18.1 के निकटतम क्या है, 18% है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपके सामने मैथ के 20 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश करी दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और पसंद आया है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को दोस्तों। और देख लेते हैं अब इसका रिजल्ट क्या रहा है अभी सबमिट करके 20 क्वेश्चन का। ये आपके सामने देखिए दोस्तों 39 क्वेश्चन क्यों दिखा रहा है, 39 नंबर क्यों दिखा रहा है पता नहीं, जबकि 40 ही होने चाहिए। ये करेक्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 20 दिखा रहा है, यानी कि नंबर 40 ही आए हुए हैं। अब वो हो सकता है ऐप में कोई एरर आ रही है जिससे ये 39 दिखा रहा है, बाकी 40 ही नंबर है दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, करेक्ट 20 दिखा रहा है और इनकरेक्ट 0। अब दोस्तों आपको एसएससी जीडी में अगर सिलेक्शन लेना ही है
तो आपको दोस्तों मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो दोस्तों 20/20 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब वो एक अलग बात है कि वहाँ पर एग्जाम में कोई ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग 20 की जगह 18 करके आ जाओ, 19 करके आ जाओ, तो वो एक अलग बात है। और वो उसके पीछे भी कोई कारण होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा टिपिकल हो गया जो आपसे नहीं बन रहा रियल में, तो वो तो दोस्तों होगा ही। बाकी आप अपने आप की तरफ से दोस्तों 20-20 का ही टारगेट लेकर के चलिए। और जीएस में तो दोस्तों ऐसा है कि जीएस जितनी पढ़ी हुई आ जाए तो वो तो कर देंगे, लेकिन बाकी जीएस कहीं से भी आ सकती है। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो सिलेक्शन दिलाएंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। इनको तो दोस्तों आपको 20-20 ही करके चलना है। बाकी ऐसा नहीं है कि जीएस को छोड़ दें, जीएस भी आपको अच्छे से पढ़ के चलनी है, लेकिन जीएस पर विश्वास नहीं कर सकते कि कितने नंबर आ जाए। अब दोस्तों आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है, कोई स्पेशल क्वेश्चन आपको समझना है, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि एसएससी जीडी में सेलेक्टेड है और आगे आने वाली की जो दिल्ली पुलिस है और उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी जीडी के और नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनकी अच्छी तैयारी है। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी दोस्तों। बने रहिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।